हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल 8 है। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आपको साबित करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर। इसको साबित करने से पहले एक थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। इफ a डिवाइड p स्क्वायर, अगर a जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब ये जो a है केवल p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इफ a डिवाइड्स p स्क्वायर देन a ऑल्सो डिवाइड p, ठीक है ना। यदि a जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि a जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, इफ 2 डिवाइड 8 का स्क्वायर, अगर ये 2 जो है 8 के पावर 2 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 8 जो है 8, ये जो 2 है ये केवल 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसी थ्योरम का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो देखिए सो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 को हमको इरेशनल नंबर दिखाना है, ठीक है ना। तो कोई चीज़ को हमें इरेशनल नंबर दिखाना है तो मान लेंगे कि वो रैशनल नंबर है, और साबित करके दिखाएंगे कि जो हम लोग माने हैं रैशनल नंबर वो गलत है। और जब हमारा माना हुआ ही गलत हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग आसानी से बोल देंगे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि सपोज √2 इज रैशनल नंबर। सपोज √2 इज रैशनल नंबर। मान लीजिए कि √2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ना कि √2 जो है वो p/q के रूप में होगा, ठीक है। और यहाँ जो q होगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जो p/q के रूप में होता है तो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और p और q जो रूप में होता है उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़कर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं p and q आर, ठीक है ना। P and Q have no any common factor other than 1. P and Q have no any common factor other than 1। यही ना रैशनल नंबर का नियम है। जो रैशनल नंबर p/q, रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के रूप में होता है, और p और q के बीच में, q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक को छोड़कर। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ना, p and q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि हम लोग √2 को p/ क्या माने हैं, q के रूप में माने हैं, तो देखिए तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। मतलब √2 का भी स्क्वायर करेंगे और p/q का भी स्क्वायर हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है बात ना। जब √2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, ठीक है ना, तो √2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है 2, ठीक है ना। इसी को और करके आगे बढ़ा सकते हैं। और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर/q का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए q स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है, जब ये बराबर के इधर आएगा 2 के तरफ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए q स्क्वायर जो है q के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई है, तो हम चाह रहे हैं कि ये 2 यहाँ ना रहकर बराबर के इधर आ जाए। तो यहाँ पर जब 2 बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर केवल q स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। और इधर p स्क्वायर तो पहले ही से था, जैसे ही 2
बराबर के इधर आया तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो बराबर के इधर आने पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना, पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हियर, ठीक है ना, 2 डिवाइड पी स्क्वायर देन, ठीक है ना, देन जब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये 2 पी को भी डिवाइड करेगा, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी, लिख सकते हैं। ऊपर वाले एक थ्योरम बताए थे ना, उसके अनुसार से हमें लिख सकते हैं कि जब p जो है 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 p को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ यहाँ लिख दी है हियर, 2 डिवाइड पी स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड p। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग करेंगे लेट, ये जो p है उसको हम लोग 2m के बराबर मानेंगे। p को क्या मानेंगे, 2m के बराबर मानेंगे। और m जो है, m इज सम इंटीजर, यहाँ m कोई इंटीजर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, m क्या है, कुछ इंटीजर है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर हम p बराबर 2m ही क्यों माने। देखिए यहाँ p स्क्वायर को किससे डिवाइड किया गया है, 2 से, इसीलिए p को हम लोग क्या मानेंगे, 2m के बराबर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर p को 3 से डिवाइड, p स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो जनरली हम लोग यहाँ पर p को हम लोग 3m के बराबर मानेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रूव करेंगे। चूँकि जब p बराबर 2m हो गया, ठीक है ना, तो इसमें इस इक्वेशन में p के जगह पर 2m रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर, इस इक्वेशन में p के जगह पर 2m रखेंगे तो p के जगह पर 2m रखेंगे तो p का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर, और बटा में 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। आ रहा है ना समझ में। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो q स्क्वायर तो इधर रहेगा ही। अब 2m का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर होगा ना। अब बटा में 2 है। अब देखिए ध्यान से, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, यानी q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए तो 2m स्क्वायर मतलब 2 गुना m स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि गुना वाला 2 इधर आ जाए, तो q स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जब बराबर के इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, इसके साथ गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो q स्क्वायर बटा 2 बराबर हम लोग m स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो q स्क्वायर बटा 2 जो है m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर बटा हम लोग q स्क्वायर बटा 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे हियर, ठीक है ना, हियर यहाँ लिख देंगे, इसके बाद वाले यहाँ से देखिएगा हियर 2 डिवाइड q स्क्वायर, 2 डिवाइड q स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक है ना, इसको 2 मान लें। आप यहाँ देखिए तो हम लोग ये जो p है और q है, हम लोग यहाँ पर p और q रैशनल नंबर, p बटा q जो रैशनल नंबर के रूप में है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं फैक्टर आ रहा है। लेकिन 1 के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि इस p को 2 भी डिवाइड कर रहा है, और 2 के फ्रॉम 2 से हम लोग यह कह सकते हैं इस q को 2 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, तभी तो 1 में यहाँ पर 1 के अनुसार लिखा हुआ है कि 2 ऑल्सो डिवाइड p, और 2 में लिखा हुआ है कि 2 ऑल्सो डिवाइड q। तो p 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 को इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ना। समझ में आ रहा बात ना। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that हम लोग कह सकते हैं कि from 1 and 2 we can say that, ठीक है ना, p and
Q have some common factor factors other than 1। P और Q के पास 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। और ये जो है ये स्टेटमेंट ये जो लिखे हैं कि P और Q के पास कुछ कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, ये इस तथ्य को, इस सच्चाई को विरोध कर रहा है। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that P and Q have no any common factor other than 1। P and Q have no any common factor other than 1। ये जो है स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है कि P और Q जो है, ठीक है ना, P और Q के पास एक के अलावा और भी कोई फैक्टर है। तो ये यहाँ पर विरोधाभास हो गया ना। यहाँ सच्चाई यह है कि P और Q के पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक को छोड़कर, और यहाँ पर मेरा आ रहा है कि P और Q के पास कुछ कॉमन भी फैक्टर है। समझ में आ रहा है बात ना। तो इस तरह से दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और ये स्टेटमेंट इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, विरोध कर रही है कि P और Q के पास कोई भी फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो विरोधाभास हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। समझ में आ रहा बात ना। तो देखिए स्पेस नहीं रहने के कारण हम ऊपर थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। This contradict the fact that P and Q have no any common factor other than 1। और यह कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये विरोधाभास कहाँ से आया? तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that यह कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से अराइज हुआ है? जब हम लोग √2 को P/Q माने थे ना, क्वेश्चन में सपोज किए थे ना कि √2 जो है वो P/Q है, ठीक है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √2 इज रैशनल नंबर। शुरू में हम लोग माने थे ना कि √2 क्या है? रैशनल नंबर है। और यही रैशनल नंबर मानने के चलते ये विरोधाभास यहाँ उत्पन्न हुआ है। तो इस चीज़ को लिखेंगे ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। इन दिस वे सो आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से इन दिस वे हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस वे आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। इस तरह से हमारा माना हुआ क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारा माना हुआ क्या हो गया? गलत हो गया कि √2 जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। जब √2 रैशनल नंबर नहीं है तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं ना हेंस, ठीक है ना, कह सकते हैं ना हेंस √2 इज
इरेशनल नंबर, जब हमारा माना ही चीज़ गलत हो गया कि ये जो हम √2 को रैशनल नंबर माने थे वो मेरा गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूफ, नोट कर लीजिए। अब हम लोग एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन है सो दैट √3 इज इरेशनल नंबर। आपको साबित करना है कि √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग जिस तरह से √2 को हम लोग साबित किए थे इरेशनल नंबर, ठीक उसी तरह से √3 को भी हम लोग साबित करेंगे कि √3 इरेशनल नंबर है। सपोज √3 इज रैशनल नंबर, मान लीजिए कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब √3 बराबर, √3 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो q होता है रैशनल नंबर में वो 0 के बराबर नहीं होता है, और p और q जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है ना। हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। और p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक को छोड़कर, ठीक है ना। अब आइए अपने पोजीशन पर, चूंकि √3 बराबर p/q है, √3 बराबर p/q है, तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मतलब इस साइड भी स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा और इधर p/q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और इधर p/q का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसी नंबर को देखिए तो ये जो इधर बराबर के इधर p²/q² इधर जो है वो डिवाइड में है, जब बराबर के इधर आएगा 3 के तरफ तो 3 के साथ गुना हो जाएगा कि नहीं, तो 3 गुना q² बराबर p² लिख सकते हैं, क्योंकि q² तो 3 की ओर आ गया तो अकेले इधर p² बच गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट से 3 गुना q² बराबर p² लिख सकते हैं। अब देखिए q² जो है हम चाह रहे हैं कि ये 3 यहाँ न रहकर बराबर के इधर आए, ठीक है ना। तो 3 जब बराबर के इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो q² बराबर p²/3 लिख सकते हैं ना, p²/3। अब यहाँ देखिए तो p² को, इसका मतलब p²/3 मतलब p² डिवाइड 3, यानी p² को 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हियर 3 डिवाइड p², यहाँ 3 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, देन 3 डिवाइड p, इसका मतलब 3 जो है वो p को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। इसको 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, p बराबर 3m मान लेना है। इस p को, यहाँ जो p है उसको 3m के बराबर मान लेना है, क्योंकि नीचे डिवाइड 3 है, तो p बराबर 3m और m इज सम इंटीजर, m मान लीजिए कि कोई इंटीजर है, ठीक है ना। तो q² बराबर, यहाँ देखिए तो q² बराबर p²/3 है, तो q² बराबर, और p के जगह पर हम लोग 3m माने हैं तो p का स्क्वायर है तो 3m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में 3 है तो बटा में 3 लिखे। जब 3m का होल स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 और m का स्क्वायर किए तो m², तो 9m²/3 आया। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से 3 गुना m² क्या कहलाया, 3m² कहलाया। अब यहाँ देखिए m² के साथ 3 क्या है, गुना में है। जब ये 3 बराबर के इधर आएगा, इस बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा q² के साथ, तो जैसे ही 3 बराबर के इधर आया, ठीक है ना, तो q²/3 हो गया और इधर m² बच गया। क्लियर है। अब q²/3 बराबर m², इसका मतलब m² बराबर q²/3 तो लिख ही सकते हैं। अभी देखिए तो q², ठीक है ना, q² जो है को 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है q² को 3 डिवाइड करेगा। क्लियर है ना। तो q² को जब 3 डिवाइड करेगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हियर 3 डिवाइड q², देन 3 ऑल्सो डिवाइड q। जब q² को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब q को भी 3 डिवाइड करेगा, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए तो
वन में क्या कह रहा है कि वन में p को 3 डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ जो माने हैं p इसको 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और 2 से हमें क्या प्राप्त मिल हो रहा है, q को भी 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ जो q है इसको भी 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है, तभी तो p को 3 से p को 3 भी डिवाइड कर रहा है और q को 3 ही डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब p और q के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखे हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं p and q हैव सम कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है ना। p और q के बीच कुछ कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वो फैक्ट क्या है, p and q, ठीक है ना। वो फैक्ट क्या है, p and q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। वो फैक्ट क्या है कि p और q के पास कोई भी फैक्टर नहीं है एक के अलावा, ठीक है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजेज बाई एज्यूमिंग दैट, यह कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो रहा है कि, और ये जो विरोधाभास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजेज बाई एज्यूमिंग दैट √3 इज रैशनल नंबर। ये जो विरोधाभास आ रहा है, एक बार हम बोल रहे हैं कि p और q के पास कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर, और दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है कि p और q के पास कुछ कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये विरोधाभास आ रहा है, क्योंकि हम लोग √3 को रैशनल नंबर मान लिए थे, ठीक है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट √3 इज रैशनल नंबर। यह कॉन्ट्राडिक्शन यह मानने से आया है कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। सो √3 इज नॉट रैशनल नंबर। इस तरह से √3 रैशनल नंबर नहीं होगा। हेंस जब √3 रैशनल नंबर होगा ही नहीं तो हेंस √3 इज इरेशनल नंबर। तो वो क्या कहलाएगा, जो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह से √3 को हम लोग प्रूफ कर दिए कि √3 क्या है। एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 10 को, एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 10 में क्या है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। अब क्या साबित करना है कि 5 माइनस √3 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ठीक उसी तरह से मान लेंगे कि सपोज 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 5 माइनस √3 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये चीज़ लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर जो p/q के रूप में होता है वहाँ p/q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा, ठीक है ना। इस चीज़ को तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कीजिए आप क्या करना है, p/q को बराबर के इधर लेके आइए और √3 को उधर ले जाइए। तो 5 माइनस p/q बराबर, और √3 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि जो, ठीक है ना, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस, और p/q को तो p/q के रूप में लिख ही सकते हैं, बराबर √3 लिख सकते हैं ना। अब 1 और q का एलसीएम q होता है, q को 1 से डिवाइड करेंगे q, और q को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q, माइनस है तो माइनस, q को इस q से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा बराबर √3, ठीक है ना। इसका मतलब √3 बराबर क्या आ गया, 5q माइनस p/q। अब यहाँ देखिए तो q और p के हम लोग क्या माने थे, इंटीजर, और इंटीजर का सिंप्लीफिकेशन इंटीजर ही होता है, मतलब ये रैशनल नंबर में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं
हियर 5q माइनस p बटा q इज रैशनल नंबर। ये जो है क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब √3 जो है वो खुद रैशनल नंबर के बराबर है, ठीक है ना, तो √3 को भी कह सकते हैं √3 इज रैशनल नंबर। √3 जब 5q माइनस p बटा q क्या है, रैशनल नंबर है, तो √3 भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लिखे हैं कि √3 जो है रैशनल नंबर, ये हमारे क्या कर रहा है, एक फैक्ट को गलत साबित कर रहा है, ठीक है ना, कि ऐसे तो होता है √3 इरेशनल नंबर ना, और यहाँ पर मेरा आ रहा है रैशनल नंबर, मतलब √3 जो इरेशनल नंबर होता है उसको ये स्टेटमेंट गलत कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है इसका। और ये कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास कहाँ से आ रहा है, जब हम लोग 5 माइनस √3 को रैशनल नंबर माने थे तभी ना। तो लिखेंगे यहाँ दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 5 minus √3 is रैशनल नंबर। यह कॉन्ट्राडिक्शन किसको, यह कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आ रहा है, यह विरोधाभास कहाँ से आ रहा है, जब हम लोग 5 माइनस √3 को रैशनल माने थे तभी विरोधाभास आ रहा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब जो 5 माइनस √3 माने थे कि रैशनल नंबर है, वो हमारा सपोजिशन क्या था, गलत था। क्या था, गलत था। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। क्या है, इनकरेक्ट है, हेंस इनकरेक्ट, ठीक है ना। जब हमारा सपोजिशन ही इनकरेक्ट हो गया कि 5 माइनस √3 क्या है, रैशनल नंबर है, इसका मतलब 5 माइनस √3 रैशनल नंबर नहीं है। तो हेंस यहाँ नहीं लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। तो इस आधार पर जब ये साबित हो गया कि 5 माइनस √3 रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 5 माइनस √3 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इसलिए 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। और यही तो हमें साबित करना था कि 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूफ। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 10 का सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए आपको। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, और लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, ठीक है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एग्जाम्पल 11 में, सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपको क्या करना होगा, साबित करना होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि सपोज 3√2 इज रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि सपोज 3√2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो 3√2 जब रैशनल नंबर है तो 3√2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, रैशनल नंबर में तो q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी लिखेंगे। और यहाँ p और q जो होता है वो इंटीजर होता है, हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़कर, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, तो 3 जो है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं, 3 जो है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है। जब 3 बराबर के इधर लेके आएंगे, 3 को जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, p/q डिवाइड 3 लिख सकते हैं ना। जब मल्टीप्लाई बराबर के इधर आता है तो डिवाइड होता है। तो सिंपली हम लोग √2 बराबर p/q
डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है ना। तो p को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे p, और q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3q। अब यहाँ देखिए तो p और q का p और q आपका क्या है, इंटीजर है। क्या है, p और q इंटीजर है, तो p/3q भी इंटीजर होगा। और ये जो और जितने भी इंटीजर होते हैं, ठीक है ना, वे रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हियर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। सो p/3q इज, ठीक है ना, ऑल्सो इंटीजर, ठीक है ना। देन और जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है। देन p/3q इज रैशनल नंबर, तब p/3q क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। जब p/3q खुद रैशनल नंबर है तो √2, और ये √2 बराबर p/3q है, और p/3q रैशनल नंबर है तो √2 भी तो रैशनल नंबर हो जाएगा ना इसके अनुसार। तो √2 इज, ठीक है ना, रैशनल नंबर। यहाँ √2 क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब चूंकि आप जानते हैं, पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ना कि √2, √3, √5 ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ मेरा आ रहा है √2 रैशनल नंबर। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है उस फैक्ट को गलत साबित कर रहा है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये क्या करेगा, उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किस फैक्ट को, कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। इस फैक्ट को क्या कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग √2 को हम लोग रैशनल नंबर माने थे। तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that, उस चीज़ को मान लेने से यह कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि 3√2 क्या है, इज रैशनल नंबर। 3√2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसी को मान लेने से हमारा ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब 3√2 रैशनल नंबर नहीं है, जो हम माने थे वो हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं। इसलिए सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हम लोग लिख सकते हैं ना। जब हमारा माना हुआ ही गलत हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इस तरह से हमारा सपोजिशन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो हेंस हमारा जो सपोजिशन क्या था, क्या माने थे कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या हमारा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जब ये 3√2 रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हेंस अब हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 3√2 जब रैशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। 3√2 इज इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। और यही तो हमें साबित करना था कि 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल 11 पर आकर ख़त्म होता है। और हम लोग बहुत ही आसानी से
सारे कॉन्सेप्ट को समझे हैं, क्लियर किए हैं, वो छोटी से छोटी चीज़ जाने हैं जो हमें जानना चाहिए था, ठीक है ना, इस इंट्रोडक्शन को समझने के लिए। और फिर वे सब चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग एग्जाम्पल 11 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, प्रूव किए हैं, और ये बहुत क्या था, आसान था, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन सिंपली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। तो देख लीजिए इस चीज़ को कि 3√2 इरेशनल नंबर कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूव कर लिए हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। थैंक यू।